हेलो, सो यस, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए जी, हम लोग बात करते हैं जेईई मेंस 2024 पीवाईक्यू जनवरी एंड अप्रैल अटेम्प्ट के बारे में। बच्चों, ये हमारा सीरीज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर होने वाला है। आइए जी डिस्कस करते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं? अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज, इंटेंसिटी का क्वेश्चन पूछा हमसे। इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर। इसको स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आता है? इंटेंसिटी आता है। सो हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर इनटू सी। ठीक है, जरा वैल्यूज देखिए इसका। 1/2 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया हुआ इसने 8.85 इंटू 10⁻12, 85 इंटू 10⁻⁻12। पीक वैल्यू 200, 200 का स्क्वायर करेंगे, ये आता है 4 इंटू 10⁻4 हो गया हमारे पास। सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करना, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट। सॉल्व कीजिएगा इसको, ये हमारे पास जब हम कैलकुलेट करेंगे इसका कैलकुलेशन कीजिएगा। कैलकुलेशन करने के बाद ये आता है हमारे पास 53.1। दिस इज इंटेंसिटी watt per meter square, 53.1। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। ठीक है, देखिए इंटीग्रल, सबसे पहले बात करेंगे इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी। ठीक है, प्लस म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। क्या है हमारे पास? ये एक को अगर रिप्रेजेंट करूंगा, गॉस लॉ ऑफ फॉर इलेक्ट्रिसिटी लिस्ट 2 में दिया हुआ है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ठीक है, देखिए अगर हम इसको मैच करते हैं, दिस इज गॉस लॉ फॉर, नहीं सॉरी, दिस इज एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, दिस इज एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन, या एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। ठीक है, दिस इज एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। नेक्स्ट है मेरे पास इंटीग्रल ई डॉट डीएल is equals to d phi b by dt. This is Faraday's law. This is Faraday's law. ठीक है, इंटीग्रल E dot dA is equals to q upon epsilon naught, charge inside upon epsilon naught. This is Gauss law for electricity. Gauss law for, this is Gauss law for electricity है, electrostatics for electrostatics. ठीक है, इंटीग्रल B dot dA is equals to 0. This is Gauss law for magnetism. गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोल सकते हो, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। चलिए इनके नाम पूछे हैं सबके। तो फर्स्ट वाला मैच होता है फोर्थ के साथ, सेकंड वाला मैच होता है थर्ड के साथ, और A4 B थर्ड, दिस इज फोर्थ, ये मैच होता है थर्ड के साथ में। ठीक है, सी मैच होता है हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज फर्स्ट, और डी मैच होता है हमारे पास सेकंड के साथ। ठीक है, दैट मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है बच्चों? अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 35 मेगाहर्ट्ज ट्रेवल्स इन द फ्री स्पेस अलोंग विद द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, at a particular point electric field is given by this 9.6 J cap volt per meter. The value of magnetic field at this point is, magnetic field का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। C इज इक्वल्स टू E बाई बी होता है, तो B इज इक्वल्स टू व्हाट? E बाई सी। चलिए वैल्यूज रख दीजिए, 9.6 अपॉन 3 इंटू 10⁸8। सॉल्व करना है इसको, ये कितना आता है हमारे पास में? दिस कम्स आउट टू बी 3.2 इंटू 10⁻⁻8। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला। 3.2 इंटू 10⁻⁸8। चेक करेंगे, दो ऑप्शन है, दिस वन एंड दिस वन। अब डायरेक्शन की बात करता हूं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? जे कैप में, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड सॉरी वेव कौन से डायरेक्शन में प्रोपगेट करता है? एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो जे क्रॉस के करेंगे, जे क्रॉस के करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में, तो बाय डिफॉल्ट मैग्नेटिक फील्ड जे एक्सिस में, जेड एक्सिस में होना चाहिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है?
electric field of an electromagnetic wave in the free space is represented by this equation. The corresponding magnetic induction vector will be, देखो सिंपल सी कहानी है, ये मेरे पास x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में आ गया। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बता सकता हूं बच्चों, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होगा इसका? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन देखो इक्वेशन में ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन हो गया, यानी कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा जे कैप पे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा मेरे पास बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ई वेक्टर अपॉन सी। ई वेक्टर का वैल्यू कितना है? ई नॉट अपॉन सी। ठीक है, और ई क्रॉस बी, डायरेक्शन इसका अलग आएगा, डायरेक्शन इसका अलग आएगा, जेड एक्सिस के अलोंग चाहिए, सॉरी जे एक्सिस के अलोंग मेरे को चाहिए, जे कैप के अलोंग चाहिए, आई जे कैप। डायरेक्शन अगर इसका ले लेंगे तो इसका खाली मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसका मैं ले लूंगा मैग्नीट्यूड अपॉन सी। ठीक है, और ये जे कैप आ गया, ई नॉट अपॉन सी कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड माइनस के जेड। ठीक है, और ये डायरेक्शन हो जाएगा जे कैप के अलावा, ई नॉट अपॉन सी कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड जे कैप। ऑप्शन नंबर थर्ड मेरे को एकदम करेक्ट दिखाई देता है, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है, और गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात करेंगे। मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए बात करते हैं तो इंटीग्रल बी डॉट डी ए हमारे पास क्या निकल के आएगा? 0, यानी कि ए के लिए होना चाहिए सेकंड। ठीक है, फैराडेज लॉ की बात करूंगा तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये होना चाहिए इंटीग्रल ई डॉट डी एस, इंटीग्रल ई डॉट डी एल, इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डी फाई बी बाई डी टी। ठीक है, देखिए ये रहा हमारे पास डी फाई बी बाई डी टी, थर्ड को मैच करवाता है। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है? बी डॉट ए ना, और डी फाई बाई डी टी। इंड्यूस डीएमएफ क्या होता है बच्चों? इंड्यूस डीएमएफ इज माइनस डी फाई बी बाई डी टी, और फ्लक्स को उसने लिख दिया क्या है? फ्लक्स को लिख दिया उसने बी डॉट ए, फ्लक्स इज रिटन एज बी डॉट ए। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास एम्पियर्स लॉ के बारे में बात करते हैं। एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई, इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई, ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसमें से मैच करवाएंगे क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट रो डीवी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डीएस फर्स्ट। दैट मींस फर्स्ट के लिए ए के लिए सेकंड होना चाहिए, ए के लिए सेकंड, बी थर्ड, सी फोर्थ, डी वन, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। इसीलिए हम कहते हैं कि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सेम क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में भी आता है। तो अगर आप जेई 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए 2024 के क्वेश्चंस की, बिल्कुल कर लेनी चाहिए आपको प्रैक्टिस। देखिए अभी जैसा हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट हो रहे थे, तो अगर आप जेई 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जेई 2024 के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। इवन आपको अगर जेई 2025 में आगे वाली शिफ्ट में, मतलब अपकमिंग शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम आता है, आपका स्टार्टिंग शिफ्ट में एग्जाम नहीं आता है, तो आपको अपकमिंग शिफ्ट में फायदा होने वाला है। जो आपकी शिफ्ट पहले हो गई है उनके क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। और इसी के लिए करेक्ट पॉइंट आप लोगों के लिए लेकर के आया बच्चों 20 ऑनलाइन सॉल्व पेपर्स, जिसमें जेई मेंस 2024 के सेशन 1 दैट मींस जनवरी अटेम्प्ट, सेशन 2 दैट इज अप्रैल अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, विद डिटेल सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। ये बुक्स आप परचेज करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू परचेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट साइनोसॉइडली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस। ठीक है, ई नॉट का वैल्यू दे दिया, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर। एवरेज एनर्जी डेंसिटी हमसे पूछा है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर। ये टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी हो गया हमारे पास, रख दो हाफ 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू ई नॉट का वैल्यू कितना 50 इंटू 50। सॉल्व करना है इसको। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा 1.106 इंटू 10⁻⁻8। मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, आप लोग भी इसका कैलकुलेशन करें। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, जूल पर मीटर क्यूब।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एज दे ट्रेवल थ्रू द स्पेस एंड दिस एनर्जी इज इक्वली शेयर्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। यस, करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट है। एनर्जी कैरी करता है, मोमेंटम कैरी करता है, और एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिवाइडेड होता है, ठीक है, इक्वली शेयर्ड होता है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जितना एवरेज एनर्जी डेंसिटी शेयरिंग पार्ट किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, उतना ही 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर और बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट इक्वल शेयर है, और दोनों इक्वल होते हैं। दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तभी टोटल एनर्जी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी टोटल आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर या बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, बोथ आर इक्वल। When an electromagnetic wave strike a surface, a pressure is exerted on the surface. Yes, एनर्जी कैरी कर रहा है, मोमेंटम कैरी कर रहा है। मोमेंटम जैसे ही स्ट्राइक करेगा सरफेस पर, हमने देखा है कि लाइट रे जब भी स्ट्राइक करती है, जब भी एनर्जी स्ट्राइक करेगा, जब भी वेव स्ट्राइक करेगा, तो अपने साथ मोमेंटम कैरी करता है। वो स्ट्राइक करने पर या तो क्या होगा? या तो रिफ्लेक्ट बैक होगा, या एब्जॉर्ब होगा, या दोनों फिनोमिना होंगे। इसकी वजह से उसमें मोमेंटम में चेंज आएगा। मोमेंटम चेंज आने की वजह से फोर्स एक्सर्ट होगा। That means statement 2 is also true. So both statement 1 and statement 2 are correct. Option number first is the correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटी ऑफ दिस, ठीक है, is connected to 230 volt AC supply, ठीक है, with an angular frequency of this. The RMS value of conduction current in the circuit and displacement current in the capacitor are. तो डिस्प्लेसमेंट करंट निकाल दो, कंडक्शन करंट भी वही होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट निकाल दीजिए। डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट अलग थोड़ी ना होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट तो कैपेसिटेंस की प्लेट्स के बीच में, और कंडक्शन करंट नॉर्मल वायर के बीच में। तो पहले डिस्प्लेसमेंट करंट निकाल देते हैं, ठीक है जी। जब डिस्प्लेसमेंट और आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करोगे तो कितना आ जाएगा? सी डीवी बाई डी टी आ जाएगा। क्लास इलस्ट्रेशन में किया होगा आपने इस पैटर्न का क्वेश्चन। चलिए जी, और आपको निकालना क्या है? आपको तो आरएमएस वैल्यू निकालना है। So IRMS, I displacement of RMS, I डिस्प्लेसमेंट करंट का RMS वैल्यू आपको चाहिए, इसका RMS वैल्यू चाहिए। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास C इंटू ओमेगा ई RMS, ठीक है। E हमको दिया हुआ है, RMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल दिया हुआ है 230 वोल्ट, रख दो इसको। कैपेसिटी का वैल्यू कितना है? 200 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। ओमेगा का एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 300, इसका वैल्यू भी रख दीजिए, और ERMS वैल्यू दिया हुआ है 230। इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा आपके पास? 13.8, 18 और 1 13, 13.8, 2 4 और एक 5 0, ठीक है, और 5 ये से कैंसिल आउट हो गया, 10⁻⁻7, तो ये बन गया 13.8 इंटू 10⁻⁻6 यानी कि माइक्रोन एम्पियर्स, 13.8 माइक्रोन एम्पियर्स। और यही आप कैलकुलेट करना, यही आपके पास कंडक्शन करंट भी होगा। ERMS इंटू ओमेगा सी, ERMS इंटू ओमेगा सी। कंडक्शन करंट की बात करोगे तो ERMS इंटू ओमेगा सी। चलिए जी, कंडक्शन करंट भी आपके पास यही आता है, क्योंकि हमारे पास क्या लग रहा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लग रहा है। कंडक्शन करंट में हमारे पास यही तो कहानी होने वाली है। E कंडक्शन और उसका RMS वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ERMS अपॉन XC, और XC का वैल्यू क्या होता है? 1/ω_c। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा? ERMS इंटू ओमेगा इंटू C, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये दोनों सेम ही तो आ रहे हैं, बोथ आर सेम। जब दोनों सेम है तो वैल्यू भी क्या आने वाला है? सेम आने वाला है, 13.8, 13.8। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं? एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। आई कैप कह रहा हूं, ठीक है। और वेव मेरा कौन सा डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है? देखो, माइनस टी कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस जेड बाई सी, यानी कि वेव ट्रेवल करता है जेड एक्सिस में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ दिस वेव इज, तो सिंपल सी कहानी है। बी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। बी वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास? बी वेक्टर हो जाएगा ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन सी, ठीक है। और अगर इसके डायरेक्शन की बात करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में ले लो, चलो इसको। ई क्रॉस बी इज इक्वल्स टू
सी आता है हमारे पास, सी वेक्टर, ये किसके अलोंग मूव कर रहा है, जे एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो मैं ऐसे क्लियरली कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है। तो और वेव कहां पर ट्रेवल कर रहा है हमारे पास, वेव ट्रेवल करता है जेड एक्सिस में, ठीक है, वेव ट्रेवल करता है जेड एक्सिस में। तो सी इज इन प्लस जे कैप, के कैप बेसिकली, जेड एक्सिस मतलब के कैप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे तो प्लस आई कैप। तो बेसिकली आपका मैग्नेटिक फील्ड कहां आना चाहिए, यह आना चाहिए प्लस जे कैप, ठीक है, प्लस जे कैप। तो देखिए प्लस जे कैप वाला आंसर एक तो ये है और एक ये है। अगर आप बी वेक्टर की बात करेंगे तो सीधा सीधा सॉल्व कर दिया आपने, 40/c कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस जेड अपॉन सी, ये आ जाएगा हमारे पास जे कैप के अलोंग, दिस इज अलोंग जे कैप, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करता हूं, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, गामा, एक्सरे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव। सीधा आपको पता है डाउन द टेबल क्या हो रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड, ठीक है। माइक्रोवेव्स का वेवलेंथ सबसे ज्यादा माइक्रोवेव, सबसे कम वेवलेंथ गामा रेज का। तो λ1 स्मॉलर देन λ2 स्मॉलर देन λ3 स्मॉलर देन λ4 सबसे बड़ा λ1, और इसी ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये लिखा हुआ है, λ1 लेस देन λ2 लेस देन λ3 लेस देन λ4। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 सिमिलर क्वेश्चन आ गया, गामा रेस का वेवलेंथ सबसे कम होना चाहिए। तो देखिए इन सब में सबसे कम हमारे पास गामा रेस का होना चाहिए, देख लो, और गामा रेस के बाद हमारे पास सबसे मैक्सिमम की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा होना चाहिए इन चार ऑप्शन में इंफ्रारेड का, ठीक है, सबसे ज्यादा होना चाहिए स्मॉलेस्ट वेवलेंथ और लार्जेस्ट वेवलेंथ, सबसे ज्यादा होना चाहिए इसका, लार्जेस्ट वेवलेंथ है इसके पास, ठीक है, ठीक है। गामा के बाद एक्सरे आएगा, उसके बाद अल्ट्रावायलेट आएगा, और सबसे बड़ा किसका हो जाएगा, इंफ्रारेड का आएगा। तो मैच कीजिए ऑप्शन को। जब ऑप्शन मैच करते हैं तो फर्स्ट वाले के लिए जो सबसे बड़ा वेवलेंथ है इन तीनों में से हमारे पास है नैनोमीटर, मिलीमीटर्स में, तो इसका हो जाएगा थर्ड, ठीक है। उसके बाद बात करूंगा गामा रेस के लिए सबसे स्मॉलेस्ट की बात करूंगा, तो गामा रेस मतलब सबसे स्मॉलेस्ट 10⁻³ नैनोमीटर से भी छोटा, फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद बात करूंगा बी ऑप्शन के लिए, तो बी ऑप्शन अल्ट्रावायलेट में इन दोनों में से सिलेक्ट करना है, तो 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, ठीक है, दिस इज सेकेंड, और बचता है मेरे पास फोर्थ, ठीक है, 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर। ए के लिए थर्ड होगा, बी के लिए सेकंड होगा, सी के लिए फोर्थ होना चाहिए, डी के लिए 1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है जी, travels in a medium with a speed of 1.5 meter into 10⁸ meter per second and relative permeability of medium is 2, ठीक है, the relative permittivity। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन, ये भी हम जानते हैं कि हमारे पास C/V जो होता है, C/V रूट अंडर म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, सब कुछ दिया है, 3 × 10⁸ अपॉन 1.5 × 10⁸ इज इक्वल्स टू रूट अंडर रिलेटिव परमिटिविटी पता लगाना है, परमिएबिलिटी दिया हुआ है 2, ठीक है, परमिटिविटी पता लगाना है हमको, एप्सिलॉन आर पता लगाना है, सॉल्व करेंगे इसको, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, सो 4 इज इक्वल्स टू 2 × एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इज 2, दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है, इंटेंसिटी एसोसिएटेड विद अ बीम, इंटेंसिटी पूछा है, सेम क्वेश्चन नंबर पहले ही हमने ये पढ़ा था, पहला क्वेश्चन ही हमारा इंटेंसिटी का था, I इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E0 स्क्वायर इनटू C, पुट द वैल्यूज, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू उसने बोला है 9 × 10⁻12 लेंगे, E0 का वैल्यू कितना रखना है 600 इंटू 600 इंटू 3 × 10⁸, सॉल्व कर लीजिए इसको, ये इससे चला जाएगा कितने टाइम्स, 300 टाइम्स, सॉल्व करना है, 4 0 ये 8 0 ये 12, ठीक है, 4 ये 0, 1 2 3 4 और 8 12, ये इससे कैंसिल आउट,
तो हमारे पास क्या बचते हैं 9 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6। सॉल्व कर लेना इसको, या इसको सॉल्व करेंगे 81 इंटू 6 हमारे पास ये आता है 486, ठीक है 486। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जाने से पहले मैं आपको बताता हूं रैंकर्स पैकेज का इंपॉर्टेंस बच्चों। रैंकर्स पैकेज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से आपका न सिर्फ रैंक इंप्रूव होगा, आप काफी अच्छे कॉलेजेस, काफी अच्छे एनआईटीज, काफी अच्छे ट्रिपल आईटीज में अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। पिछले सालों का हमारा एक्सपीरियंस है, जिन बच्चों ने इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है उन्होंने अपने कॉलेज को अच्छे रैंक के साथ सिक्योर किया है। तो इन बुक्स को परचेज करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास कुछ ऐसा है कि हमको दिया हुआ है वेवलेंथ, ठीक है, प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है, वेवलेंथ दिया है, इलेक्ट्रिसिटी इज इन वाई डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड तो होना चाहिए जेड एक्सिस में, यानी कि ये नहीं होगा, एक फर्स्ट सेकंड और फोर्थ हो सकता है। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम ई नॉट दे दिया है, तो ई नॉट से बी नॉट निकालता हूं सबसे पहले, तो बी नॉट निकालते हैं। बी नॉट इज व्हाट, ई नॉट बाय सी, ठीक है, ई नॉट बाय सी दैट मींस 60 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8, तो बी नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 20 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8, या 2 इंटू 10 पावर -7 बोल दो इसको, ठीक है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, ये होगा या ये होगा, 2 इंटू 10 पावर -7 हो गया, ठीक है जी, ये बी नॉट का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब दूसरा मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे वेवलेंथ दिया हुआ है, तो मेरे को क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं इसका, C is equals to f lambda होता है, C is equals to f lambda 3 into 10 पर 8 f, वेवलेंथ दिया हुआ है कितना 4 मिलीमीटर्स, सॉल्व करना है यहां से, तो फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा आपके पास, फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू 3/4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11, ठीक है, पर सेकेंड। चलिए जी, इसको मैं ओमेगा निकाल सकता हूं, ओमेगा इज व्हाट 2 दैट मींस 3/2, 3π/2, ओमेगा आ जाएगा हमारे पास 3π/2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11, ये ओमेगा आ गया 3π/2, ठीक है, हाँ 3π/2 आए ना, यही तो आएगा, यस 2πf 3π/2, ठीक है। चलिए जी, रख दो इस इक्वेशन को, kx माइनस ओमेगा टी, b is equals to b naught sin kx minus omega t. Now put the values, k का वैल्यू कितना 2 पाई बाय लैम्डा, k is equals to 2 पाई बाय लैम्डा, रख देना वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू कितना है 4, ठीक है, लैम्डा का वैल्यू इज 4 मिलीमीटर्स, तो ये हो जाएगा π/2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, 10 रेज़ टू द पावर 3, k का वैल्यू रखेंगे, पाई का वैल्यू रखेंगे, ठीक है, π/2 कैंसिल आउट, 10 पर 3 हमारे पास, ठीक है, कॉमन आ जाएगा तो 10 पर 8 बचता है, ठीक है, इसको 10 पर 8 बना देंगे, 10 पर 3 कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा π/2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 x माइनस 3 टाइम्स ऑफ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वैल्यूज पुट करना है यहां से, k का वैल्यू पुट करना है π/2 इंटू 10 पर 3, ओमेगा का वैल्यू करेंगे 3π/2, ठीक है, π/2 कॉमन आ गया हमारे पास, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए, so yes, thank you so much guys, I hope you enjoy this session, we'll meet you in next class guys, bye bye, take care, have fun and enjoy your day।